तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं, और मैं यहाँ पर जो चर्चा की है यहाँ पर यह है फर्स्ट स्टेटमेंट, उसका मीनिंग यहाँ पर यह आ रहा है कि कोरल जो रीफ है, कोरल वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स में रहता है। मतलब यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स में रह रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स आर फाउंड इन सर्क्यूम ट्रॉपिकल सैलो ट्रॉपिकल वाटर अलोंग द सोर्स ऑफ आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इसको भी हमने पढ़ लिया। थर्ड स्टेटमेंट को और देख लेते हैं। द कोरल्स रिसीव देयर कॉलरेशन फ्रॉम द ज़ूज़ैंथली लिविंग विद इन देयर टिश्यू। चलिए ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लिया हमने। फोर्थ स्टेटमेंट और देख लेते हैं। कोरल्स कैन फीड बोथ थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड प्रेडेशन। देखो भाई, अब हमने चारों स्टेटमेंट पढ़ लिया है। ठीक है, अब एक बार और पढ़ लेते हैं चीजों को, ताकि थोड़ी चीजें हमको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर पहला ये चौथा स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं। थोड़ा छोटा लग रहा है तो हमको बात सीधे जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोरल्स कैन फीड बोथ थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड प्रेडेशन। देखो भाई, यहाँ पर ना ये जो स्टेटमेंट है ना कि कोरल जो है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और प्रेडेशन भी करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी करेगा, प्रेडेशन भी करेगा। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और जो प्रेडेशन की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एंड प्रेडेशन की जो प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस तो करता है, हमको पता है ना। क्यों हमको पता है? क्योंकि ज़ूज़ैंथली होता है, और ज़ूज़ैंथली क्या है? एक प्रकार से ज़ूज़ैंथली क्या है? ज़ूज़ैंथली एक प्रकार से अगर हम देखें तो ज़ूज़ैंथली हमको दिखाई देता है कि एक प्रकार का एल्गे है। ठीक है, तो एक प्रकार का ज़ूज़ैंथली एल्गे है और वो फोटोसिंथेसिस करता है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा प्रेडेशन को लेकर बातें हो रही है। ठीक है, क्या प्रेडेशन करता है ये? अब अगर प्रेडेशन को लेकर हम यहाँ बातें करें कि प्रेडेशन क्या करता है, तो ये थोड़ा सा हमको डाउटेबल लग रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं, चेक कर लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट को। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है द कोरल्स रिसीव देयर कॉलरेशन फ्रॉम द ज़ूज़ैंथली लिविंग विद इन देयर टिश्यूज। ठीक है, हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो ज़ूज़ैंथली होता है कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या होता है, एल्गे होता है, और वो कहाँ होता है? कहीं ना कहीं उसके टिश्यू में होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो भैया आपका यहाँ पर सही दिख रहा है हमको। ठीक है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपका हो जाता है सही। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ सही हो गया। देखो, जैसे थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया तो यहाँ पर एक को हमने एलिमिनेट कर दिया, और कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। देखो यहाँ सी में नहीं है थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया है? एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, चलिए अब अगर बातें करें आगे। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कोरल रीफ्स आर फाउंड इन सर्क्यूम ट्रॉपिकल सैलो ट्रॉपिकल वाटर्स अलोंग द सोर्स ऑफ आइलैंड्स एंड कॉन्टिनेंट्स। बिल्कुल सही बात है कि भाई ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा देखने को मिलता है, और सैलो वाटर जो होता है ना वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, सोर्स ऑफ आइलैंड में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है कोरल रीफ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, ये भी सही हो जाता है। ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं हम। पहले स्टेटमेंट बोल रहा है कोरल्स लिव इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर। देखो भाई, न्यूट्रिएंट रिच वाटर में ना कोरल नहीं होगा, क्योंकि कोरल ना थोड़ा ना ऐसा बहुत ज्यादा साफ पानी नहीं चाहिए इसको, बहुत ज्यादा पोषण वाला पानी नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? उसका कारण क्या है? यदि कोरल को बहुत ज्यादा साफ पानी मिल जाएगा, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट वाला पानी मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, तो वहां ना कंपटीशन होने लगेगा। जो अन्य वहां पर जैसे एल्गे को लेकर बात कर लूं मैं, तो वो एल्गे से जो दूसरा एल्गे ना वो कहीं ना कहीं से कंपटीशन करने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ना यहाँ पर ना ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर नहीं होता है। मतलब वाटर होता है परंतु उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं होते, मतलब मीडियम लेवल पे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना ये यहाँ पर हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, तो देखो अब हमको फोर्थ का आंसर नहीं भी पता था, और जैसे ही हमने यहाँ पर फर्स्ट को एलिमिनेट किया हमारा आंसर निकल गया, और हमारा आंसर क्या है? यहाँ पर बी है। देख लीजिए 2, 3 एंड 4। तो फाइनली हम ये मान सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके साथ साथ प्रेडेशन भी होता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आपका 2, 3, 4 ये आपका आंसर हो गया। मतलब ये कहाँ मिल रहा हमको? बी में मिल रहा। तो ऐसे करके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सही हो गया। क्लियर हो रही बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट। सर, हाँ बताइए। हम ना यहाँ पे ओपेसिटी में कंफ्यूज हो गए थे। हमको लगा कि जो फर्स्ट वाले पॉइंट में ओपेसिटी बोल रहा है, तो हाँ उसमें एक जगह लिखा था ना कि वो ट्रांसपेरेंट वाटर में रहता है हाँ कोरल रीफ, तो हमको लगा कि ओपेसिटी उसी से रिलेटेड होगा, तो हमने उस पे टिक लगा दी, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया।
मैक्सिमम मतलब वो केवल एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी थी आपको, और वो क्या थी, न्यूट्रिएंट रिच वाटर। अगर ये इसको अगर हम देख लेते ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच वाटर में नहीं रहता है ये कोरल, ठीक है, ये अगर हमने Yes, sir. अगर हम देख लेते तो हमारा आंसर बिल्कुल मिल जाता, ठीक है, आसानी से हमको हमारा आंसर मिल जाता, ठीक है। चलिए, तो ये था भाई फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोई किसी को और कोई डाउट है क्या यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में? चलिए, नहीं है भाई, तो बढ़ते हैं आगे जल्दी से, है ना। चलिए, Test. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, मतलब करेक्ट है ना, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो देखते हैं। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन whereas लो टेम्परेचर एंड एनरोबायोसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन। देखो भाई, यहाँ पर आपको ध्यान रखना था कि वार्म और मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या डिकम्पोजिशन को फेवर करता है। देखो, अब बहुत सही बात है, कैसे, अगर आपने देखा होगा कि कोई वस्तु, कोई हमारी कोई थिंग्स है, हमने अगर फ्रिज में रखा तो वो खराब नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उसको क्या मिल गया, एक प्रकार से लो टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है। और फ्रिज में रखते ही हम इसलिए कि वहां पर मतलब वो खराब ना हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि डिकम्पोजिशन तो होगा ही नहीं, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो होगा कहीं ना कहीं यहाँ डिकम्पोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अब अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जैसे ही सही हुआ है तो हमको इतना तो पता चलेगा कि या तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ना इधर 1 नॉट 2, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1 एंड मतलब ए और सी में से कोई ना कोई क्वेश्चन है, वो कोई ना कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक इज लिमिटेड। देखो भाई, सीधी बात है, अगर आप देखें ना कि ग्रेजिंग फूड चेन जो है उसमें अगर आप देखें ना, लोअर लेवल पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे, क्या देखने को मिलेंगे आपको, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, जीव देखने को मिलेंगे, ठीक है। परंतु अगर आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, जो एनिमल्स है वो कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक इज लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो जो मैंने आपको पिरामिड बताया था, याद करो, पिरामिड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो पिरामिड से ही आपका सेकंड स्टेटमेंट सॉल्व होता, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी क्या है, करेक्ट है, और जैसे ही आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होता है तो आपका आंसर निकल गया सी, ठीक है। चलिए, इसमें कोई डाउट है, बताइए, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, या इज करेक्ट, ठीक है। देखो, बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट की प्राइमरी सक्सेशन इज ऑलवेज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। अरे ठीक है, देखो प्राइमरी सक्सेशन जो होता है ना, वो क्या होता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट है, कोई लैंड है और वहां पर कोई भी जीव नहीं है, समझ रहे हैं आप, कोई भी एनिमल नहीं है, कोई भी प्लांट नहीं है, और जो प्रोसेस अब स्टार्ट होगी फर्स्ट एनिमल को आने के लिए, ठीक है, फर्स्ट एनिमल को आने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वही प्राइमरी सक्सेशन होगा। क्लियर हो रही बात? प्राइमरी सक्सेशन क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन जब फर्स्ट एनिमल आता है तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि प्राइमरी सक्सेशन इज ऑलवेज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। अच्छा, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब मीनिंग ये है कि वहां पर कोई भी जीव नहीं है और दोबारा वापस जीव आ रहा है, मतलब एक बार विलुप्त हो गया जीव, मतलब एक प्रकार से एक्सटिंक्ट कैटेगरी में चला गया और फिर आ रहा है जीव, ठीक है, फिर आ रहा है, मतलब पहले जन्म लिया, फिर रहा, फिर चला गया, फिर आया, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। देखो, अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी सक्सेशन इज ऑलवेज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। ये बात तो यहाँ पर देखो बिल्कुल भी नहीं जम रही है, तो ये प्राइमरी सक्सेशन ना लेट होता है, बहुत धीमे धीमे होता है,
सेकेंडरी सक्सेशन भले ही जल्दी हो जाता है कि भाई हम कहीं से स्पेसीज लाके कहीं ना कहीं वहां पर डेवलपमेंट को, ग्रोइंग को लेकर काम कर सकते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन तो क्या हो गया आपका, प्राइमरी सक्सेशन तो फाइनली यहाँ पर आपका थोड़ा स्लो होगा, तो ये ऑलवेज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फाइनली जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हो जाएगा गलत, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग विल इंक्रीज एज सक्सेशन प्रोसीड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। देखो अब ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो रही है कि द एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग विल इंक्रीज एज सक्सेशन प्रोसीड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप जैसे जैसे सक्सेशन के लेवल में आगे बढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। और जैसे ही सही हुआ तो फाइनली यहाँ पर टू ओनली यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी से। चलिए कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को यहाँ पर? नो सर। नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये इकोसिस्टम को लेकर बातें कर रहे हैं, है ना। इज आर करेक्ट, मतलब क्या करेक्ट है इकोसिस्टम को लेकर, ठीक है। देखो बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम बट दे डू नॉट इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स। अरे ऐसा होगा क्या, सिंपल सी बात थी कि भाई बायोटिक और एबायोटिक बोल रहा है कि आपस में इंटरेक्ट करेंगे पर आपस में ही नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से करेंगे, बायोटिक और एबायोटिक आपस में करते रहेंगे, एक दूसरे से करते रहेंगे, परंतु अपने अंदर ही नहीं करेंगे। अरे ऐसा कुछ होता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स, दे डू नॉट इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ ना पहला स्टेटमेंट ना बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है। तो जैसे ही आपका पहला स्टेटमेंट गलत होता है तो देखो हमारे दो ऑप्शन यहाँ कट गए, एक तो बी कट गया, बी नहीं आएगा, कंफर्म बी नहीं आएगा और कंफर्म डी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में एक एक है ना, 1-1 आ रहा है ना, पहला स्टेटमेंट दोनों में आ रहा है, तो ये दो तो नहीं आएंगे। अब आपका आंसर या तो बी हो, ए होगा या सी होगा। अब देखो इसमें मतलब सेकंड स्टेटमेंट ना बिल्कुल सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट को सही मान ही लो आप, ठीक है। हम सीधे थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। डिकम्पोजर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। अरे भाई डिकम्पोजर ये क्या बोल रहा है कि इकोसिस्टम के पार्ट नहीं होंगे, अरे तो गलत है ना। डिकम्पोजर अगर नहीं होंगे तो इकोसिस्टम कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो है, ये हो गया रॉन्ग, और सेकंड स्टेटमेंट तो हमको पता है सही है, कॉमन ही है उसमें, हमारा आंसर तो वैसे निकल गया है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विद इट। यही बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के आसपास के वातावरण से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और मास और एनर्जी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ हमारा आंसर निकल गया ए, मतलब 2 ओनली, ठीक है। चलिए बातें क्लियर हुई, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ये हमारा 2 ओनली हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कोई डाउट है भाई यहाँ पर? नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या बोल रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग एज इफेक्ट इन इकोलॉजिकल स्टडी। हम लोगों ने डिस्कस किया था एज इफेक्ट क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, ठीक है। बस वही एज इफेक्ट यहाँ पर डिस्कस होना था, ठीक है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन जोन ऑफ टू हैबिटेट्स। अच्छा बिल्कुल सही बात है ये तो, है ना, मतलब ये तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर स्पीशीज डाइवर्सिटी। अरे भाई पुअर स्पीशीज डाइवर्सिटी तो होती ही नहीं है वहां तो बहुत रिच स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट नहीं आएगा भाई, और सेकंड नहीं आया ना, देखो ये भी नहीं आएगा, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, और ये बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, मतलब आपका आंसर यहाँ पर निकल गया है। आंसर क्या है, डी। क्लियर हो रही बात, मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो सही होना ही होना है। क्या बोल रहा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, हायर होती है वहां पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, तो डी यहाँ पर आपका आंसर होगा 1 और 3 ओनली। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी से। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हायरार्की ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हायरार्की डिस्कस करना है इकोलॉजिकल कम्युनिटी को लेकर, ठीक है। देखते हैं
Population refer to the group of similar individuals who tend to meet with each other in a limited geographic area. अच्छा, बिल्कुल, तो यहाँ पर बातें थोड़ी सी जम रही है ना, कि कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होगा, वही तो है ना, इंडिविजुअल्स हु टेंड टू मेट विद ईच अदर इज अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, वही तो पॉपुलेशन के लेकर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इकोसिस्टम डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ स्मॉलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। अच्छा, इकोसिस्टम क्या करता है, डील करता रहता है ना, इनके मतलब स्मॉल स्मॉल जो ग्रुप है, रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। इन कम्युनिटी इकोलॉजी द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैव बीन स्टडीज। ठीक है, अच्छा, इकोलॉजी क्या है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैव बीन स्टडीज। ठीक है, यही तो क्या इकोलॉजी है। ठीक है, तो फाइनली बात तो बिल्कुल सही है ना, थर्ड भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबो, ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट थर्मल पॉल्यूशन। अच्छा, थर्मल पॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, थर्मल पॉल्यूशन ना ओशियन में देखने को मिलता है। ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन ओशियन में देखने को मिलता है, क्या बातें हैं देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू डंपिंग ऑफ फ्लाई एश एंड अदर सॉलिड वेस्ट इन वाटर बॉडीज। अरे फ्लाई एश कहाँ, हवा में उड़ती है, इसके डंप करने से थोड़ी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फ्लाई एश के नाम से ही क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, हाँ, ये थर्मल पॉल्यूशन सॉलिड वेस्ट की तो बात ठीक है, पर फ्लाई एश नहीं आता यहाँ पर। ठीक है, वाटर में फ्लाई एश नहीं आता, वो तो हवा में उड़ता है ना। ठीक है, एयर पॉल्यूशन करता है फ्लाई एश। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। हाँ, ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल हमको ठीक लग रहा है। क्या बोल रहा है ये, कि जो मतलब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिक्रीज करेगा। बिल्कुल, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ना सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट लीड्स टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ फिशेस एंड डज इंक्रीज इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो भाई, हाँ, क्या होगा, वाटर ना बहुत मतलब गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, तो उससे ना यहाँ पे जो इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो होगी, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो होगी, परंतु यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेंगी। क्लियर हो रही बात, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, मतलब डाइवर्सिटी यहाँ कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना सेकंड स्टेटमेंट सही है और बाकी गलत है। वैसे हमारा पहला हमने जब गलत किए थे ना स्टेटमेंट को, तभी हमारा आंसर निकल गया था। देखो ए बी और डी में तो 1 ही था, है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया था, सी हो गया था। ठीक है, तो ऐसा आपका आंसर निकल गया 2 ओनली। ठीक है, चलिए कोई डाउट है यहाँ पर, नहीं है, बढ़ते आगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ground level ozone is a deadly form of pollution especially in cities. Which of the following statements regarding ground level ozone is are correct? अच्छा, देखो आपको पता है ना कि ओजोन अच्छी बात है, स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है ना, वहां मतलब ओजोन जो है O2 प्लस O3 बन जाता है और वही ओजोन है। ठीक है, और कैसे बनती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बनती है ना। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं अपने ये समझ लीजिए कि इंटरेक्शन करता है और O3 को बनाता है, बिल्कुल बातें क्लियर है। परंतु जब वो ग्राउंड लेवल पर ओजोन आ जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। मतलब स्ट्रेटोस्फीयर से अगर ट्रोपोस्फीयर में हमारे ग्राउंड में अगर ओजोन आ जाए तो वो हमारे लिए बहुत क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, चलिए तो कैसे बनती है ओजोन भाई ग्राउंड लेवल पे, देखो राइजिंग NOx ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लेवल्स एंड वोलेटाइल गैसेस इन द एयर रिएक्ट्स एंड फ्रॉम ओजोन लेयर। अच्छा, ये बात तो ना बिल्कुल सही है कि कैसे अगर आपने देखा होगा नाइट्रोजन का लेवल यदि बढ़ता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का लेवल यदि बढ़ता है तो यहाँ पर जो एयर ओजोन लेयर करने लगती है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इंटेंस सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर सपोर्ट द ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, अगर यहाँ पर सनलाइट के कारण और
अगर हाई टेम्परेचर होगा तो बिल्कुल ओजोन बनेगी बनेगी, बिल्कुल क्लियर है ये, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज अ सीरियस थ्रेट टू द सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। हाँ भाई, जो अस्थमा से पीड़ित होता है ना उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है ओजोन, ठीक है। ये भी बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट भी ना आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन अफेक्ट सेंसिटिव वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो संवेदनशील सेंसिटिव जो वेजिटेशन होते हैं उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, कौन? ओजोन। तो फाइनली यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ये फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका क्या है, सही है। तो ये आपको जो आपके चारों स्टेटमेंट है ना, चारों आपके सही होगा। तो ये चारों कहाँ है भाई? डी में, 1 2 3 एंड 4। तो आपका आंसर हो गया डी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वाटर पॉल्यूशन। देखो भाई, वाटर पॉल्यूशन को लेकर बात करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बातें हैं। लार्ज सेवेज जनरेट्स increased biological oxygen demand that increase microorganism production and it also decrease dissolved oxygen। देखो भाई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन आने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन तो बढ़ता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, आपको जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन है इसको यहाँ पर कम कर देंगी, डिक्रीज कर देंगी, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में देखो, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बिल्कुल सही बात है भाई। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से तो सीओडी ज्यादा ही रहेगी ना, तब तो जीव जिंदा रहेंगे ना। अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो बाकी के जीव है वो तो मरने लगेंगे ना। तो स्वाभाविक सी बात है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, NO3 in drinking water produces मेथेमोग्लोबिनेमिया, बिल्कुल ठीक है। ये मेथाग्लोबिनेमिया जो होता है ना, ये NO3 के कारण ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाता है, ठीक है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखो, इन ड्रिंकिंग वाटर H2S गिव बैड टेस्ट एंड आर्सेनिक लेड टू पिगमेंटेशन एंड कैरेक्टोसिस ऑन प्लाज्मा। देखो भाई, ये भी बात सही है। जो H2S होता है ना उसके कारण थोड़ा सा आपको बहुत मतलब थोड़ा सा बुरा टेस्ट आएगा आपके वाटर में। और आर्सेनिक ये भी कहीं ना कहीं मतलब समझ लीजिए कि वाटर में थोड़ा सा, ड्रिंकिंग वाटर में थोड़ा सा खतरा उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये जो आपका फोर्थ है ना, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब फोर्थ जो आपका स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो फाइनली अगर आप देखें तो ये चारों के चारों सही है। और चारों कहाँ सही हो रहे हैं? आपके चारों सही हो रहे हैं ये आपके डी ऑप्शन में, ठीक है। तो फाइनली 1 2 3 एंड 4 इज आर करेक्ट, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे। सर हाँ, सर ये arsenic leads to pigmentation and keratosis on palms मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपका यहाँ पर H2S है, ठीक है, ये तो बेड टेस्ट कर ही देता है। उसके बाद जो आर्सेनिक और लेड होते हैं ये केमिकल रिएक्शन करने के बाद पिगमेंटेशन कर लेते हैं वहां पर, ठीक है। मतलब ऐसा कहे कि कहीं ना कहीं जो मतलब वाटर है आपका वो पीने योग्य नहीं रह जाता है, ठीक है। और ये कैरेक्टोसिस ऑन पाल्म, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं जैसे आपका हथेली देखा है आप लोगों ने, हथेली में ना अलग अलग प्रकार के ना मतलब ऐसे मतलब अलग अलग सफेद सफेद होने लगता है, मतलब व्हाइट व्हाइट होने लगता है आपकी हथेली, ठीक है। ये देखने को मिलता है इसके कारण, मतलब एक प्रकार से ये रिएक्शन हो करने लगता है, ठीक है। जो बोलते हैं ना रिएक्शन, वाटर ना बहुत रिएक्शन करने लगता है आर्सेनिक और लेड के कारण, ठीक है। Yes. चलिए बढ़ते आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड यूज्ड टू क्लीन अप ऑयल फ्रॉम एन ऑयल स्पिल। देखो भाई, ऑयल स्पिल जो होता है ना, ये अभी कब देखने को मिला था? लगातार देखने को मिलता है जब आप मतलब कोई ऑयल टैंकर लेके आता, कोई ऑयल शिप आता है ना, और कभी मान लीजिए वो क्षतिग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ना फिर ऑयल स्पिल देखने को मिलता है, मतलब पूरा का पूरा ऑयल फैल जाता है। अब उसको ऑयल को हटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये जो चारों मेथड है ना, ये बिल्कुल चारों मेथड आएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। मतलब बायो रिमेडिएशन, कंट्रोल बर्निंग, डिस्पर्सेंट्स और ड्रेजिंग, ठीक है। ये चारों के चारों आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर ना इसका 10 का डी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
ठीक है। बायोफ्यूलिंग को लेकर बातें करनी है भाई। बायोफ्यूलिंग इज द एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एल्गे और एनिमल्स ऑन वेटेड स्ट्रक्चर। देखो बायोफ्यूलिंग क्या है, बायोफ्यूलिंग बोला जा रहा है यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एल्गे है, एनिमल है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वेटेड आपके स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, वही बायोफ्यूलिंग है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, यूट्रोफिकेशन ऑफ अ लेक रेंडर्स इट न्यूट्रिएंट रिच बट अनप्रोडक्टिव। देखो भाई यूट्रोफिकेशन क्या है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, लेक रेंडर इट न्यूट्रिएंट रिच बट अनप्रोडक्टिव। बिल्कुल यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यूट्रोफिकेशन मतलब सुपोषण कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट तो बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, परंतु क्या होते हैं, वो अनप्रोडक्टिव होते हैं। बात समझ में आ रही है, वो क्या होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं। जैसे अगर आपने कोई लेक देखा होगा, झील देखा होगा, उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है। ठीक है। तो ना बाकी जीव मरने लगते हैं वहां पर। ठीक है, अगर यूट्रोफिकेशन हो गया तो। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू रिडक्शन इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज। अब ये क्या करता है, रिडक्शन इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज। बिल्कुल सही बात है। ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं समाप्त करने लग जाएगा यूट्रोफिकेशन के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3, मतलब आपका जो 11 है उसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3, मतलब सी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर पॉल्यूशन। चलो एयर पॉल्यूशन को देख लेते हैं एंड इट्स कंट्रोलिंग मेथड्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीमीटर इज यूज्ड टू रिमूव पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम एक्सॉल्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स होता है ना, उसका यूज करते हैं, पार्टिकुलर जो मैटर होते हैं, धूल के कण होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सॉल्ट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर हो गया सही। ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, स्क्रबर्स आर वन ऑफ द प्राइमरी डिवाइस दैट कंट्रोल गैसेस इमिशंस, स्पेशली एसिड गैसेस। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो स्क्रबर्स होते हैं ना, उनका भी यूज किया जाता है जो गैसेस होती है, गैस का जो इमिशन हो रहा है ना, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स और मोर इन डायमीटर, PM 2.5 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। देखो भाई ये थोड़ा ना यहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और मोर, यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखिए। देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा एनालिसिस भी बता देता हूँ, इसका एनालिसिस जो हमने किया हुआ है, तो वहां चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी, है ना, पार्टिकुलेट मैटर को लेकर। चलिए, तो फाइनली पार्टिकुलेट मैटर तो यहाँ पर जो मोर लेकर बोल रहा है, मोर डायमीटर, वैसे मोर डायमीटर नहीं आएगा यहाँ पर लेस डायमीटर पे आएगा। तो मतलब जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग है। ठीक है। ये मुझे एनालिसिस मिल नहीं पा रहा है, तो फाइनली आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग है। फाइनली जो आपका आंसर होगा, आंसर जो होगा ये आपका 1 एंड 2 ओनली होगा, मतलब 1 एंड 2, मतलब आपका आंसर होगा सी। ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है। ये आपका 1 एंड 2 ओनली आपका आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर हमने बातचीत किया था। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सलोनी, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल टेस्ट हुआ था। ठीक है। मतलब रोज ऐसा नहीं पढ़ते हैं हम लोग, आज खाली क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन जो हमने कल किए हैं सॉल्व, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल पिरामिड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट लिमिटेशंस। ठीक है। करेक्ट लिमिटेशन को लेकर बातें हो रही है, इकोलॉजिकल पिरामिड को लेकर। देखते हैं क्या है भाई। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग और 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। बिल्कुल सही बात है, सेम स्पीसीज तो हो ही नहीं सकती 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल में। बिल्कुल सही है ये। इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एक्सिस्ट इन नेचर। ये बात जैसे जो सिंपल फूड चेन दिखाई जाती है ना, वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में। बिल्कुल, अगर जैसे उसमें दिखाया गया था कि भाई क्या दिखाया था कि मान लीजिए पत्ती है, उसको शेर, पत्ती को आपका क्या खा रहा, रैबिट खा रहा, रैबिट को कौन खा रहा, मान लीजिए कोई भी ऐसा मांसाहारी टाइप का जीव खा रहा। ठीक है। उसको फिर फाइनली शेर खा रहा। ये सिंपल चेन ना कभी नहीं होती है, फूड चेन कभी होती ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम दिखाई देती है। ठीक है। तो फाइनली जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये भी बिल्कुल सही है।
थर्ड स्टेटमेंट देखो, इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इकोलॉजिकल जो पिरामिड होता है ना, फूड वेब में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फूड वेब में तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो फाइनली ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्पेरोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन दो दे प्ले अ वाइटर रोल इन द इकोसिस्टम। हाँ, जो स्पेरोफाइट्स है, स्पेरोफाइट्स मतलब जो अपमार्जक जिनको कहते हैं, जो कहीं ना कहीं अपघटन करते हैं, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, परंतु इनका पिरामिड में कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी राइट है, और थर्ड स्टेटमेंट आपका ये भी राइट है। फाइनली आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, 13 का डी, ठीक है। चलिए, तो फाइनली वही हमने यहाँ बात किया, 13 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया, एनालाइज किया। किसी प्रकार का डाउट हो तो बता दीजिए आप लोग को, क्योंकि टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे अभी तुरंत, जल्दी से मैं नेक्स्ट लॉगिन करूंगा आप लोगों के साथ में। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। है कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो भाई